नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात चुनाव की ही और खास चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की, विधानसभा चुनाव की। और 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि ये चुनाव जो इस बार हो रहे हैं, दरअसल इस संकट काल, संक्रमण काल, इस कोरोना काल में जो हम जी रहे हैं, उसके चलते एक नए अंदाज में चुनाव लड़े जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई 8 जनवरी से, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया चुनाव आयोग ने और आचार संहिता लागू हुई। रैलियों पर, रोड शोज पर पाबंदी लगा दी गई। हफ्ते दर हफ्ते समीक्षा होती है। 2 हफ्ते हो चुके, आज भी समीक्षा की गई और 31 जनवरी तक यह पाबंदी लागू रहेंगी, बरकरार रहेंगी। यानी कि कोई बड़ी रैली नहीं, कोई रोड शोज नहीं। हां, डोर टू डोर कैंपेनिंग में अब 5 की जगह 10 लोग जा सकते हैं। और 28 जनवरी जब पहले चरण का मतदान जो 10 फरवरी को होने वाला है, उसकी चुनावी प्रक्रिया यानी कि प्रचार प्रसार की औपचारिक शुरुआत होगी, तो 500 लोगों तक की जनसभाएं करने की इजाजत भी मिलेगी। दूसरे चरण के लिए यह इजाजत 1 फरवरी से लागू हो जाएगी। लेकिन शोर, भीड़, जिसे हम, आप, मैं, हम सब पैमाना मानते हैं कि भाई किसकी ताकत ज्यादा दिख रही है, पुख्ता पैमाना नहीं है लेकिन पैमाना है, वो दरअसल नदारद है, गायब है। इस बार जमीन पर क्या हो रहा है वो नब्ज पकड़नी बहुत जरूरी हो गई है। और यह आसान काम नहीं, यह टेढ़ी खीर साबित होता है और औंधे मुंह गिरते भी हैं विश्लेषक, पत्रकार और राजनेता जो दावे करते हैं। तो पाबंदियां तो जारी रहेंगी, लेकिन इन पाबंदियों के बीच 2 हफ्ते बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारक गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतरे। अभी प्रधानमंत्री 2 हफ्ते से नहीं दिखे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना को चुना देश के गृह मंत्री अमित शाह ने और कैराना में पलायन का मुद्दा उठाया कि जो पहले पलायन होता था वो रुक गया। जो पलायन करवाते थे अब उन्हीं को पलायन करना पड़ा। तुष्टीकरण, जाति की राजनीति करने वालों को रोकना है। और बीजेपी की सरकार बनने से लोगों में आत्मविश्वास आया है, भरोसे की बात की। और कहीं ना कहीं इसे जोड़ा है कानून व्यवस्था से कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो गई। कोई दंगे नहीं हुए उत्तर प्रदेश में। 2017 में बीजेपी की सरकार आने के बाद इसकी ताल ठोकने की कोशिश की जा रही है। कानून व्यवस्था और कैराना के जरिए हिंदू मुसलमान दोनों चीजों को जोड़ा जा रहा है। क्या इसकी कदम ताल हो रही है? क्या यह बड़ा मुद्दा बनाएगी बीजेपी कानून व्यवस्था को? पर कानून व्यवस्था की एक पलट तस्वीर भी है। तस्वीर यह कि देश में आज भी सबसे ज्यादा हत्याओं के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। सबसे ज्यादा अपहरण भी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा जो मामले दर्ज किए जा रहे हैं वो भी उत्तर प्रदेश में है। लेकिन बीजेपी कहती है आम आदमी से पूछिए, सड़क पर आराम से निकलता है, कोई गुंडागर्दी का डर नहीं, कोई खौफ नहीं कि कोई छेड़खान कर देगा। अब तो अपराधियों को ठोकने की नीति अपनाई जा रही है। लेकिन इसी में कांग्रेस ने एक अपना नैरेटिव दिया है। घोषणा पत्र भी जारी हुआ, उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है और उस सूची में उन्नाव जो रेप पीड़िता थी उनकी मां को टिकट दिया गया है। शाहजहांपुर से पूनम पांडे को टिकट दिया गया। प्रदर्शन कर रही थी मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर तो जमकर पिटाई हुई, सरेराह पीटा गया, पुलिस ने पीटा। लखनऊ मध्य से सदफ जाफर को टिकट दिया गया है, जिसे सीएए एनआरसी आंदोलन में 19 दिन के लिए जेल में भेजा गया। और मोहम्मदी से ऋतु सिंह
वो साड़ी खींचने वाला जो घिनौनी हरकत हमें देखने को मिली थी। तो इन बातों को कांग्रेस मुद्दा बना रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 136 सीटें हैं। पहले चरण में 58 सीटें, दूसरे चरण में 55 सीटों पर मतदान होने वाला है। और इन 136 में से बीजेपी गठबंधन ने पिछली दफा 109 सीटें जीती थी, यानी कि जबरदस्त सफलता हासिल की थी। बीजेपी आरोप भी लगा रही है समाजवादी पार्टी पर और गठबंधन जो उन्होंने किया है आरएलडी से कि अपराधियों को, गुंडों को, आतंकियों को टिकट दिया जा रहा है, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांक रही है। उनके खेमे से भी ऐसे लोग हैं, संगीत सोम है, सुरेश राणा, बहुत लंबी फेहरिस्त है, जिन पर संगीन धाराओं के तहत अपराध दर्ज हैं, वो आरोपी हैं। मुजफ्फरनगर दंगे में भी आरोप लगे थे, वो केसेस तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने हटा लिए। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन चर्चा से पहले आज कैसे ताल ठोकी गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना में, और मीडिया का हुजूम उनके इस दौरे को लगातार ट्रैक भी कर रहा था। और कल क्या कुछ आरोप लगाए प्रियंका गांधी ने, उसकी एक वानगी सुनिए। कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे हैं। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। एक महिला जिसकी बेटी का बलात्कार किया गया, जिसके पति की को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले जाके पिटाई करके मार डाला गया, जिसके पति के भाई आज भी जेल में पड़े हुए हैं, इनके साथ जो अत्याचार हुआ वो इसलिए हो पाया क्योंकि जिन्होंने किया उनके पास सत्ता थी। मैं कह रही हूँ सत्ता अपने हाथों में लो। वही सत्ता जिसने तुम पर अत्याचार किया, तुम उस सत्ता को लो और उसका दुरुपयोग जो किया गया तुम्हारे ऊपर, तुम उस सत्ता का सदुपयोग करो। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, रैलियों पर पाबंदी जारी, किसका पलड़ा भारी। ये नए अंदाज का चुनाव है अभी, और कैराना बनेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पैमाना। कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बनेगा, हिंदू मुसलमान साथ में कदम ताल करेगा। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता मीडिया प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पंकज श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी, और दो वरिष्ठ पत्रकार सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष, और वरिष्ठ पत्रकार विष्णु त्रिपाठी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो मुद्दों पर मैं आऊंगा, लेकिन यह नए अंदाज का जो चुनाव है, और तीसरा हफ्ता शुरू हो गया आशुतोष, बड़ी रैलियों पर पाबंदी, कोई रोड शो नहीं, और जमीन पर क्या हो रहा है अब उसे पकड़ना और उसे परखना, यह भी अपने आप में एक दिक्कत का सबब होगा हम सब के लिए। तो यह बदला हुआ अंदाज अभी एक हफ्ते और जारी रहेगा। क्या कहानी कह रहा है? ये 2 हफ्तों में जो चुनावी प्रचार प्रसार देखा, जो मुद्दे हावी होते देखे, वो किसके पक्ष में जाते दिख रहे हैं आशुतोष? 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव आयोग जो है वो कैंपेनिंग बंद कर रहा है या नहीं बंद कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से, जितने लेवल पे, जितनी इंटेंसिटी के साथ कैंपेनिंग पिछले 6-7 महीनों में हो रही थी, कम से कम उतनी इंटेंसिटी के साथ कैंपेनिंग मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो जितना प्रचार होना था वो प्रचार लगभग हो चुका है, जितनी रैलियां होनी थी उतनी रैलियां हो चुकी हैं, और जो जनता को अपना मन बनाना था वो लगभग मोर और लेस अपना मन उन्होंने बना लिया है। दूसरी बात, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो कहने में और दिखने में 2 पार्टी सिस्टम एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है, और यह साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जबरदस्त टक्कर है। तीसरी बात,
जो लगातार सर्वेज आ रहे हैं, इन सर्वेज ने एक चीज दिखाई है, वो ये है कि समाजवादी पार्टी लगातार गेन करती हुई आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी जो उनका बेस वोट था उससे वो फिलहाल नीचे जाती हुई दिखाई पड़ रही है। और जितने भी सर्वे आपने देखे हैं, चाहे वो हर तरीके के चैनल्स पे आपने देखे होंगे, समाजवादी पार्टी जब 2012 में और 2017 में तकरीबन 24-23% उसका वोट, उसका बेस वोट माना जा सकता है। और उसका सर्वोत्तम प्रदर्शन जो था वो 2012 में था, जब उसको लगभग 29% वोट मिले थे और सरकार बनाई थी, बहुमत का आंकड़ा उसके पास था। आज की तारीख में जो तमाम ओपिनियन पोल्स और सर्वेस दिखा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस वक्त अपना सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। बेहतर का मतलब लगभग 33 से 36% तक का वोट उसको मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिसने पिछली बार 39% वोट मिला, 39 पॉइंट समथिंग, उसका बेस वोट थोड़ा कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं कि जिसके आधार पे कह सकूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है या समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त गहरे संकट में है। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की तिकड़ी कितना उसको पार ले जा पाएगी, ये देखने मैं वाली यही तो पूछना चाह रहा था आपसे कि 2 हफ्ते से, अब ये तीसरा हफ्ता भी 31 जनवरी तक ये स्थिति लागू रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में जो प्रचार कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। आज अमित शाह भी 2 हफ्ते बाद आए हैं, तो उसकी कमी क्या बीजेपी महसूस कर रही है, या दरअसल बीजेपी, उसका संगठन इतना बड़ा है, उसका डिजिटल माध्यम पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि दरअसल उसे और फायदा हो रहा है या हुआ है इन 2 हफ्तों में? मेरा सवाल ये था। देखिए संदीप, अगर आप देखिए देश के प्रधानमंत्री की जो रैलियां हैं वो पिछले 3-4 महीनों में जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं। खुद अमित शाह कई बार और कई दिनों के लिए उत्तर प्रदेश में आके उन्होंने प्रचार किया और रैलियां की हैं। तो ये कहना कि आने वाले दिनों में अगर मोदी जी दोबारा वो रैली करते हैं तो उससे कोई बहुत जबरदस्त फर्क पड़ जाएगा या उसका कोई नुकसान होगा, मैं इस थियरी को नहीं मानता। मेरा मानना यह कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त तरीके से रैलियां की है, प्रदर्शन किया, सब कुछ वहां पे उन्होंने किया है। जहां तक जो भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, वो जाहिर सी बात है उनकी विचारधारा है। दूसरी बात, उनका बहुत जबरदस्त संगठन है, इसमें कोई दो राय नहीं। उस संगठन का मुकाबला उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती, बीएसपी भी नहीं कर सकती है। लेकिन अगर जमीन पे सेंटिमेंट है, जैसा कि कई बार देखने में आता है, तो जब चुनाव इमोशंस वर्सेस संगठन के बीच में होता है, तो संगठन कितना भी ताकतवर हो, वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। क्योंकि यही कारण है कि 2014 के पहले, अगर आप नरेंद्र मोदी के आने के पहले देखिए, बीजेपी का संगठन पहले भी मजबूत था, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता था। तो अगर जनता के अंदर पिछले 5 साल को लेकर एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रांग होती जैसा कि दिखाई पड़ रहा है, तो फिर मैं कहता हूं संगठन की ताकत उतना काम नहीं आएगी। तो इमोशन और ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं विष्णु त्रिपाठी, यहां पर आशुतोष, ये 2 हफ्ते में बड़े प्रचारकों की गैर मौजूदगी, भीड़ का ना होना, लोगों का रेला ना होना, देखिए चुनाव माहौल पर भी होता है ना विष्णु, वो माहौल बनता नहीं दिख रहा है, या अब वो स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी हो गए हैं? माहौल वहां बन रहा है, जमीन पर बन रहा है, शायद अभी हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए संदीप जी, ये तो हम पत्रकारों के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए ये एक बहुत मैं व्यक्तिगत तौर पर इसको बहुत अच्छे वे में, अच्छे तरीके, अच्छे संदर्भों में ले रहा हूं। और जो चुनाव आयोग ने 31 तारीख तक प्रतिबंध लगाए हैं, मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि ये इस तरह के प्रतिबंध पूरे चुनाव में रहने चाहिए। ये जो प्रायोजित तरीके से भीड़ आयोजित की जाती है, ये जो बसों में भर करके लोग लाए जाते हैं और बहुत स्पॉन्सर्ड वे में भीड़ दिखा करके और जो माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, वो अगर यही प्रतिबंध लागू रहे तो इस तरह के जो शिगुफे हैं वो कामयाब नहीं होंगे। और ऐसे माहौल में उन पार्टियों को ज्यादा फायदा मिलेगा जिनका काडर बेस्ड है, जिनका अपना संगठन है और जो घर घर संपर्क रखने में ज्यादा सक्षम है दूसरों के मुकाबले। और जहां तक ये थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण की बात कर रहे हैं,
तो मैं किसी का कोई प्रतिवाद करने या काउंटर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पिछले सप्ताह के मुकाबले अगर आप समाजवादी पार्टी के संदर्भ में देखेंगे, इमरान मसूद का नाराज होना और उन्हें किसी तरीके से मनाया जाना, भीम आर्मी के चंद्रशेखर का नाराज होना और उनका समाजवादी पार्टी से अलग हो जाना, और मेरठ, मुजफ्फरनगर और मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच जो गठबंधन है, उसमें टिकटों के मामले में रालोद के जो आकांक्षी जन हैं, उनकी जिस तरीके से अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई है, उससे जो नाराजगी उपजी है, उससे कहीं ना कहीं सीन पर असर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं जो परिदृश्य है उस पर असर पड़ रहा है। ये हमें बहुत गंभीरता से देखने की बात है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा टॉकिंग पॉइंट दिया है विष्णु और अनिला। जो कैराना गए संयोग तो नहीं है, कैराना में पलायन की बात की जा रही है कि पलायन थम गया, पलायन तो बहुत पहले थम गया था, और इसे कानून व्यवस्था के साथ जो जोड़कर देखा जा रहा है या दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो एक तरफ कानून व्यवस्था, एक तरफ हिंदू मुसलमान, ये कदम ताल करने की रणनीति पर आ गई है अब बीजेपी। देखिए, बीजेपी और मेरी सबको राम राम। और देखिए संदीप जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2017 तक वहां पे किस प्रकार का तुष्टीकरण चलता था, और तुष्टीकरण के तहत चाहे कोई भी हो, अपराधी हो, लैंड माफिया हो, या कोई भी व्यक्ति हो, उद्योग करने वाला हो, कोई भी हो, तुष्टीकरण का उसको पूरा पूरा फायदा दिया जाए। आज हम देखते हैं कि देवबंद में एटीएस का सेंटर खुल रहा है, कैराना में जो है पीएससी की एक बटालियन जो है वहां पे स्थापित कर दी जाएगी। अगर मैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लेती हूँ, तो चाहे वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, चाहे वो फिल्म सिटी है, चाहे वो इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट हो, चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो, और अन्य इतने काम कर दिए गए हैं, और अपराधियों के धंधे पे ताला लगा देगा। सोतीगंज, मेरठ, सब जानते हैं कि वहां पे क्या हुआ करता था, गाड़ी आती थी, पुर्जे पुर्जे खुल जाते थे और सब बिक जाते थे। और आज वो सोतीगंज वाले जो या तो जूते बेच रहे हैं या कपड़े बेच रहे हैं। आप अच्छा, पलायन हिंदू ही करने को मजबूर थे, या 2013 के जो दंगे हुए कवाल के बवाल के बाद गांव के गांव खाली हो गए, जहां मुसलमान बसे हुए थे, सदियों से बसे हुए थे, उनको अपने घर, अपने मवेशी, अपनी जमीन छोड़नी पड़ी थी। मुसलमानों का भी पलायन हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, उस वक्त हिंदू जो हैं वो दहशत में, क्योंकि अच्छा, सरकार मुसलमानों ने जो पलायन नहीं 2013 में पूरे के पूरे गांव, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, इस इलाकों में मैं गांव समेत आपको नाम बताऊं जहां पर अब मुसलमान ना के बराबर रह गए, जिनका पलायन हुआ। मैं बता तो रही हूँ, 2013 में जो कांग्रेस की सरकार जो केंद्र में बैठी हुई थी, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार बैठी हुई थी, और 2013 के जो दंगे कराए, और ये स्थापित करने का प्रयास किया गया कि हम तो मुसलमानों के बहुत बड़े वकील हैं और हिंदुओं का हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। देखिए एक चीज समझिए संदीप, मुसलमान पुनर्स्थापित हो गए। अरे भाई बात तो पूरी कर लीजिए, 10 सेकंड तो दे दिया करिए आप। तो जब 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब भगवा ताकत आई, तो हमने तो एक रीजन पे ध्यान दिया, और जब ये लोग थे ये केवल और केवल एक रिलीजन पर ध्यान देते। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं। कैराना के जरिए पलायन के साथ साथ हिंदू मुसलमान भी हो रहा है कि नहीं? हिंदू मुसलमान क्या होता है संदीप जी, ये बताइए। जब हम हिंदुओं की बात करते हैं तो हमें सांप्रदायिक बता दिया जाता है, दूसरे जब हिंदुओं को गालियां देते हैं तो वो धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं, या तुष्टीकरण करते हैं तो वो धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं। आपने भी शुरुआत में बहुत सारे आंकड़े गिनाए कि एनसीआरबी के आंकड़े हैं साहब, ये मेरे आंकड़े नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़े बताए ही नहीं। आपने ठीक कहा, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, परंतु कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 2017 से जब भगवा ताकत यानी कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तब से और अब में कमी आई कि नहीं आई? कभी आई कि नहीं? आप खुद कंपेयर कर लो। आपने यहाँ पर डकैती की बात करी, डकैती में 70% की कमी आई है। हत्याओं के मामले में आज भी उत्तर प्रदेश, कमी आई है। हत्याओं के मामले में आज भी उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है कि नहीं है? नहीं, पिछले 5 साल में 20,816 हत्याएं हुई उत्तर प्रदेश में, एनसीआरबी का आंकड़ा। हत्या में 29.1% की कमी आई है पहले से, कंपैरेटिव एनालिसिस करो। पर आज भी सबसे ऊपर है हत्याओं के मामले में उत्तर प्रदेश जी।
आज भी हत्याओं के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है कि नहीं है? भाई मैं ये कह रही हूँ संदीप जी कि आप बिल्कुल एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश आपको हत्याओं में सबसे नंबर 1 दिखेगा। 25 करोड़ की आबादी वाला मेरा प्रदेश, पर 2017 के बाद से कमी आई है। ऑलमोस्ट 29.1% की कमी जो है हत्याओं में आई है। 3 साल में अपहरण के 58,222 मामले दर्ज हुए उत्तर प्रदेश में। 58,222। 2017 के बाद 35.1% की कमी आई है अपहरण के मामलों में। मैं आंकड़ा बता देता हूं। 2017 में 19,921, 2018 में यह बढ़कर 21,711 हो गया। 2019 में यह घटा, वहां आप सही कह रही हैं, 16,590। मैं संदीप जी, मैं भी आंकड़ों की बात कर रही हूँ, मैं भी कंपैरेटिव एनालिसिस की बात कर रही हूँ। और जब आपने कहा कि फहरिस्त बहुत लंबी है, ऐसे तो संगीत सोम और उमेश सुरेश राणा, हाँ सुरेश राणा, इन लोगों के ऊपर कब मुकदमे लगे? नहीं लगे। 21 मार्च 2000। नहीं, कब लगे मुकदमे? अच्छा, हिंदू मुस्लिम के तहत ही लगे ना। अच्छा, समाजवादी पार्टी नहीं लगाए ना। हाँ। और इनके असलम चौधरी से लेकर मदन भैया से लेकर अमरपाल शर्मा से लेकर नाहिद हसन से लेकर एक पूरी फेहरिस्त है जो लैंड माफिया और हिस्ट्री शीटर है। फर्क नहीं दिखता आपको? यहाँ पर केवल और केवल अगर हिंदुओं की बात की जाए तो आपसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। मैं फिर कहती हूँ, हमने एक एक रीजन पे ध्यान दिया, उसका विकास किया। इन्होंने केवल और केवल एक रिलीजन पे ध्यान दिया और तुष्टीकरण किया। पलायन होता था 2018 से अब तक उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति पर सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, 36,467। हमसे तो कहीं ज्यादा समाजवादी पार्टी के समय त्रस्त रहते थे, हमसे कहीं ज्यादा। और 2013 की आप बात कर रहे हो कि मुसलमान पलायन कर गए, ठीक है, इन्हीं लोगों ने, समाजवादी पार्टी वालों ने उनका टेम्परेरी रहने का इंतजाम किया, पन्नी के जो झुग्गियां होती है वो बना के। और सफाई महोत्सव में मुंबई से हीरो हीरोइन और गायक गायिकाओं को बुलाकर सफाई महोत्सव मनाया जा रहा था, नाच गाने हो रहे थे, तफरी हो रही थी। और यहाँ पे चाहे वो मुसलमान था और चाहे वो हिंदू था, वो ठंड में ठिठुर रहा था। आपको तो मतलब कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं कि मुसलमान दरअसल सारे अपराध करते हैं, यही बलात्कार करते हैं, हत्या यही करते हैं। ये एक रणनीति है ना, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, हम तो नहीं बोलते ना। अच्छा, परंतु आप फेहरिस्त देख लीजिए, जेल में देख लीजिए, मुकदमे देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है, हम तो राजनीतिक दल है साहब, हम कोर्ट कचहरी नहीं है, हम थाना पुलिस नहीं है भारत के। परंतु आप देख लीजिए आंकड़े। घनश्याम तिवारी, अगर कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाते हैं, ताल ठोकती है बीजेपी, कोई दंगा नहीं हुआ, और आप आरोपियों को, नाहिद हसन जैसे लोगों को उम्मीदवार कहराना से ही बनाएंगे, तो इस बात को प्रचारित प्रसारित क्यों नहीं करेगी बीजेपी? नमस्कार जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को 3 बातें स्पष्ट हैं। 80-20 की हेट स्पीच से अपनी चुनाव का अभियान शुरू करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास इस पूरे चुनाव में एक यही तो मुद्दा है। अगर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ये लेकर के जानना चाहती है कि उन्होंने कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी, तो उसी जनता के सामने दैनिक भास्कर का वो अखबार भी छपता है जो कहता है कि 3,40,000 औसतन प्रतिवर्ष FIR दर्ज हुई, जो कहता है कि 7,300 औसतन प्रतिवर्ष दंगे हुए। लेकिन वो मामला जनता के सामने है। अगर आप प्रतिदिन की दृष्टि से देखिए तो आज की हेडलाइंस की दृष्टि में जनता के सामने क्या दिखाई दे रही है? वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जहां पर अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सो कॉल्ड डोर टू डोर कैंपेन 80-20 की पिच दिखाई दे रही है। तो अपने ही मुख्यालय में स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में शामिल किया, वहां पर क्या हुआ था? यहां तो फिर भी कम भीड़ दिखाई दे रही है, वहां तो खचाखच भरा हुआ था। उस पर उसका संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया था। अब सवाल यह है, क्या अमित शाह जी के इस धज्जियां उड़ाने वाले अभियान का संज्ञान चुनाव आयोग लेगा कि नहीं लेगा? दूसरी बात मैं इस पे कहूंगा कि आज ही हमने कहा कि हम 22 लाख युवाओं को IT सेक्टर में रोजगार देंगे।
भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी एक ही चीज पर अटक गई है और जनता ने ठेका नहीं ले रखा है कि इनके घिसे पिटे मुद्दों को, इनके घिसे पिटे नेताओं को बार बार उन्हीं बातों पर वोट दिया जाए जो 4.5 साल में ये नहीं कह पाए कि अब की बार योगी सरकार। सोचिए कितनी कितनी बड़ी निराशा इनके पास है। अब कह रहे हैं फिर मांगे भाजपा सरकार। हर रोज नारे बदलते हैं। 4.5 साल में ये नहीं कह पाए कि अब की बार बेरोजगारी पर वार या फिर अब की बार महंगाई पर वार। अब ये कहना बंद कर दिया है। तो सवाल जनता के सामने ये है, क्या उन्हीं घिसे पिटे मुद्दों को बार बार उठाने वाले उन्हीं नेताओं को उसी तरह के कार्यक्रमों के आधार पर इशारा कर रहे हैं विष्णु त्रिपाठी की सर फटव्वल हो रही है ना, जूत बजा हुआ है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में मैं सिवाल खास नाम लेकर मैं आपको बता दूं कहां कहां पर क्या क्या दिक्कतें हो रही है। लंबा हो जाएगा फिर कार्यक्रम। और उसमें दिक्कत कहां पे है कि नहीं आपको मुसलमान कैंडिडेट खड़े करने हैं। आरएलडी के टिकट पर भी सिंबल पर जो उम्मीदवार खड़े किए वो अपने उम्मीदवार खड़े करवा दिए। उसी का तो जवाब दे रही है बीजेपी। वो पलटवार नहीं करेगी। बिल्कुल करे। कहीं भी कैंडिडेट को लेकर के आलोचना होती है, जो पार्टी के समर्थक है उनमें भी आलोचना होती है, उसका फायदा कोई विपक्षी दल उठा सकता है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि यह विपक्षी दल यानी भारतीय जनता पार्टी, उसका कांटा तो नफरत के आंदोलन और या अभियान से आगे बढ़ता ही नहीं है। उसका कांटा किसी भी विकास के मुद्दे पे जाता ही नहीं है। हमने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी, इन्होंने जवाब में क्या कहा? कुछ नहीं कहा। हमने कहा कि हम 22 लाख बिजली की दरें ग्रामीण इलाकों में। वो तो किसानों को हमने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी, उसका जवाब दिया इन्होंने। जो गरीब परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे उसका जवाब कहां दिया? 1 करोड़ परिवारों को 18,000 पेंशन देंगे, उसका जवाब कहां दिया? चुनाव में आपको हर बात का जवाब देना पड़ता है। हमने 22 लाख युवाओं के रोजगार की, आईटी सेक्टर में रोजगार की बात की, जवाब कहां मिला? भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे चुनाव में उनके पास नेता नहीं है। नेता के रूप में वो अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि आदित्यनाथ को प्रेजेंट करना है या नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट करना है। उनके पास मुद्दा नहीं है। प्रेजेंट कर दिया है, सामने है। गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर चुनाव लड़ना की तैयारी करनी पड़ी अखिलेश यादव को भी। तो ब्रजेश पाठक जी जो उनके मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं है कि ये मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे कि नहीं होंगे। इनका जो नारा पिछले 6 महीने से आदित्यनाथ जी गुनगुना रहे थे, अब की बार योगी सरकार, अब की बार योगी सरकार, वो तो फ्लॉप हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही उस नारे को हटा दिया। तो चुनाव में आप नेता दीजिए, आप प्रतिदिन के मुद्दे तय कीजिए। एक किसी बात पर आप पार्टी की आलोचना कर सकते हैं, विपक्षी दल है उनका अधिकार है आलोचना करने का, या कोई भी पत्रकार जो जमीन पर जुड़े हुए हैं वो किसी कैंडिडेट की उम्मीदवारी की आलोचना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वृहद चुनाव देखिएगा तो इस चुनाव में हर कदम पर उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए मुद्दे हम तय कर रहे हैं। ठीक है धर्मवीर चौधरी, आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। अब कैराना बनेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट का पैमाना? सीधा सवाल है मेरा। संदीप जी, कैराना वोट का पैमाना नहीं बनेगा। कैराना इनके खात्मे का पैमाना बनेगा। जो सचिन और गौरव की शहादत हुई थी और जिसने ये शहादत बीज बोए थे, नाहिद हसन जैसे लोगों ने, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कैसे 2 भाइयों का कत्लेआम किया था, ये उनके खात्मे का पैमाना बनेगा। और कैसे बीजेपी ने इस पर अपनी फसल बोई थी। आज अमित शाह जी को विकास का मॉडल याद नहीं आया, उनको कैराना ही याद आया। योगी आदित्यनाथ के मुंह से जो है 80-20 का नारा याद आया। तो ये जो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं, इनके खात्मे का पैमाना कैराना बनेगा। जाटों ने बहुत आपत सहली, मुसलमानों ने बहुत आपत सहली, किसानों ने बहुत आपत सहली। अब इनके खात्मे का समय आ गया है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के। अभी आपके साथी पत्रकार बता रहे थे कि कैसे जो है चंद्रशेखर रावण की बेइज्जती की अखिलेश यादव जी ने। वो चंद्रशेखर की बेइज्जती नहीं थी, वो समस्त समाज के, दलित समाज की बेइज्जती थी। कैसे 750 किसान जो है, कैसे ये बीजेपी के लोग खालिस्तानी, आतंकवादी और जो है क्या क्या किसानों को बता रहे थे, इस देश के अन्नदाता को। इनको शर्म नहीं आती कि इस देश की रक्षा करने वाले लोग, इस देश में अन्न पैदा करने वाले लोग, ये इनको जो है आतंकवादी बता रहे थे और पहले काले कानूनों के फायदे बता रहे थे। अब कह रहे हैं काले कानून अच्छे हैं, खराब हैं। आज एमएसपी पे गारंटी की कमेटी का क्या हुआ, ये कैराना में लोग पूछ रहे हैं अमित शाह जी से। इनके विधायक, सांसद, मंत्री, प्रत्याशी गांव में मुंह काले करके घुमाए जा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं।
अब ये जो लोग हैं, पर खेल जो हिंदू मुसलमान समाज के पर आ लोग रहा थे, है क्या? धर्मवीर पीटी का इन्होंने चौधरी, बहुत पीटी। धर्मवीर चौधरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से खेल हिंदू मुसलमान पर आ रहा है क्या? और जब पलायन की बात होती है, और मैंने ये अनिला से पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूं, पलायन सिर्फ हिंदुओं का हुआ था क्या? और कैराना में तो बहुत कम पलायन हुआ। हुकुम सिंह ने चलिए उसको मुद्दा बनाया, और राष्ट्रीय मीडिया भी सिर्फ कैराना देखने गया। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर मुसलमान वापस ही नहीं जा पाए 8 साल बाद भी। क्या ये हकीकत नहीं है? उस पलायन की कोई बात नहीं करता। संदीप जी, देखिए संदीप जी, जब कोई दंगा होता है, प्रायोजित दंगा जब सरकार कराती है, तो उसमें सारे वर्गों का नुकसान होता है। दंगे से किसी का फायदा नहीं होता, दंगे से आम आदमी का नुकसान होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। बीजेपी ने बहुत पीटी करा ली हिंदू मुसलमान की, लेकिन पीटी का एक नियम है कि बाद में जो है कहते हैं जैसे थे वैसी स्थिति में आ जाओ। तो आज हिंदू को समझ में आ गई, मुसलमान को समझ में आ गई, किसानों को समझ में आ गई। ये जो कुत्ते लाशें खा रहे थे गंगा जी में, क्या ये हिंदू नहीं थे? क्या वो हाथरस की बेटी हिंदू नहीं थी? क्या वो गोरखपुर में व्यापारी मारा गया वो हिंदू नहीं था? जब ये सैफई में महोत्सव मना रहे थे तो ये मुसलमानों के कितने बड़े हितैषी हैं, वो गरीब आदमी नहीं थे। तो ये इनकी पोल खुल चुकी है, खासकर समाजवादी पार्टी की। और आपके भी साथी पत्रकार बता रहे थे, ये जो मार्ट में क्या हो रहा है संजय लाठर और योगेश नौबार में, ये सिवाल खास में जो बवाल जाट काट रहे हैं, ये सारे मुसलमान उतार दिए। ये चौधरी चरण सिंह की विरासत को सैफई वालों के पैरों में रख दिया जयंत चौधरी ने। ये समाज जो है अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ रहा है। चलिए, आपके पास बहुत मसाला है, जब रैलियां शुरू होंगी तो इस बारे में भाषण दीजिएगा। लेकिन पंकज श्रीवास्तव, देखिए, ये हिंदू मुसलमान से कानून व्यवस्था का सवाल भी जुड़ा हुआ है, और राजनीतिक दल हैं, आप प्रवक्ता हैं, आप अपनी बात कहेंगे। लेकिन अगर जमीन पर गांव देहात में जाओ, यूपी में सफर करो, तो एक नैरेटिव जरूर सुनाई देता है कि भाई अब डर नहीं लगता बाहर निकलने में, खास महिलाओं में। ये मैंने पाया है, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। देखिए, आप संदीप जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप जानते होंगे जो नॉम चॉम्स्की का पूरा सिद्धांत है, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट। इस देश में अगर सुबह शाम आप अखबार उठा के देखिए, टीवी उठाकर देखिए, कहीं भी नजर डालिए और हर तरफ आपको यही नजर आए कि साहब रामराज आ गया, तो जाहिर है आप उन हकीकत को नहीं देखेंगे जो वाकई है। आपने अभी सारे आंकड़े गिनाए हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। और अनिला जी ने जो बातें कही हैं उन पे एक बस में जवाब दे दूं कि एडीआर की जो ताजा रिपोर्ट है वो कह रही है कि 32 विधायक, सबसे ज्यादा बीजेपी के, उन विधायकों को बाकायदा चार्जशीट हुई है। वो केवल आरोप का मसला नहीं है। और दुनिया में पहले मुख्यमंत्री होंगे या शासन प्रमुख होंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने अपने खिलाफ लगे हुए मुकदमे खुद ही उठा लिए। केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो मुकदमे थे खुद ही लोगों ने उठा लिए। ये भी शर्म नहीं रखी कि कम से कम अदालत में जाते और बताते कि हमारे ऊपर गलत आरोप है या जो भी, वहां साबित होते, अदालत फैसला देती, समझ में आता। इन्होंने खुद ही हटा लिए, तो कितने बड़े ये न्यायप्रिय लोग हैं, ये सामने। दूसरी बात ये है कि आप अगर जहां के बारे में आज बात कर रहे हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले तक ये स्थिति थी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक या उनके नेता गांव में घुस नहीं सकते थे। इन्होंने साल भर तक किसानों को मजबूर किया कि वो दिल्ली के चारों ओर जाड़ा गर्मी बरसात में बैठे रहें, और कितनी तकलीफें उन्होंने सही है वो हम आप सब जानते हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो भूले हैं, वो किसान है। और इन्होंने किसानों से जो भूले नहीं है, या आप नहीं चाहते कि वो भूले? हम बिल्कुल नहीं, हम नहीं चाहते और किसी को नहीं चाहना चाहिए। जिनके साथ ये तकलीफ हुई है, जो 700 किसान की बलि ली गई है बेवजह, आज इन्होंने वापस ले लिया, इसको भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। और पहले लगाया था तो भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे। ये अजब पागलपन है। और हुआ क्या, इस देश में पहली बार जीएसटी खेती पर लगी। आप देखिए, ट्रैक्टर पर 12%, कल पुर्जों पे 18%। ये क्या मजाक है? आज खाद के दाम कहां पहुंच गए, क्या ये पता नहीं है लोगों को? 1900 रुपए की बोरी मिल रही है, जो 1200 रुपए थी, और उसमें जब संघर्ष हुआ तो वापस किया इन्होंने, लेकिन जब ये आए थे तो 400 रुपए की थी। क्या स्थिति बना दी है? यूरिया खाद के 5 किलो गायब कर दिया खाद इन्होंने। तो किसानों का जो सवाल है, एमएसपी का जो सवाल है, वो सबसे बड़ा सवाल है।
जितना भी हिंदू मुसलमान कर ले। दरअसल दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने जन्म काल से ही इसके अलावा कुछ आता भी नहीं। इन्होंने सारी भारतीय परंपरा, सारी जितनी भी दार्शनिक परंपराएं, भारत की शुभ परंपराएं, हिंदू धर्म की थी, सबका नाश कर दिया। तो ये योगी सरलीकरण नहीं हो जाता विश्लेषण का पंकज कि बस हिंदू मुसलमान पर जीते आए? जो प्रचंड बहुमत हासिल की, 72 सीटें जीती 2014 में, 80 में से 65 के करीब जीत ली 2019 में, 325 जीती 2017 में, तो यह सरलीकरण नहीं हो जाएगा कि यह तो सिर्फ हिंदू मुसलमान पर जीते? मैंने कहा कि इनका बेसिक जो वो है, आज से नहीं, इनके जन्म से 1925 से आप देखेंगे, ये कोई भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी हुई पार्टी नहीं जिसने गांधीवादी समाजवाद का नारा दिया और फिर भाग के राम मंदिर आंदोलन में झंडा। तो ये तमाम पिछड़ों ने, अति पिछड़ों ने जो ये सोशल इंजीनियरिंग की, उसको दरकिनार कर रहे हैं। अरे भाई संदीप जी, मंगल ग्रह से लोग नहीं आए हैं ना, इसी समाज का इन्होंने एक मानस निर्मित किया है और इस देश के तमाम पूंजीपतियों ने उनका साथ दिया है, मीडिया ने साथ दिया है, खास तरह का नैरेटिव इस देश में गढ़ा गया है। हालत यह है कि अमर जवान ज्योति इन्होंने बुझा दी और इस पर चर्चा नहीं हो रही है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? लेकिन नहीं, आप ही के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी कहते हैं ये व्यर्थ की चर्चा है, चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने कल कहा। नहीं, सवाल यह है कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा गंभीर है। मैं, चूंकि रणदीप सुरजेवाला जी ने किस संदर्भ में क्या कहा मुझे नहीं पता है इस समय कि मैं उसका आपको जवाब दूं, लेकिन 1972 से जो ज्योति चल रही थी वो इस देश के लोगों की शहादत की परंपरा को समर्पित थी और इसके अलावा वो द्विराष्ट्रवाद के उस सिद्धांत पर भारतीय राष्ट्रवाद के विजय का भी प्रतीक थी जिसने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग किया। लेकिन सावरकरवादी सरकार ने दरअसल वही काम किया है जो सावरकर चाहते थे। नहीं, अभी उसमें आप ही की पार्टी में कंफ्यूजन है पंकज। पर आशुतोष, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या मुद्दे आगे आने वाले बाकी 6 चरणों में, पहले चरण से मैं बात कर रहा हूं, क्या मुद्दे, कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिसे बीजेपी भुनाने की पूरी फिराक में है? क्या ये संकेत साफ मिलते हैं? देखिए, जिस तरीके से अमित शाह ने कैराना में शुरू किया है, कायदे से तो इलेक्शन कमीशन को उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए क्योंकि उनकी अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से डोर टू डोर कैंपेन में 5 लोग से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अभी इलेक्शन कमीशन देखता है क्या वो कॉग्निजेंस लेता है या कॉग्निजेंस नहीं लेता। देखिए, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी और महंगाई। महंगाई और बेरोजगारी के अलावा दूसरा कोई मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं दिखाई पड़ता है और इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार को हिसाब देना पड़ेगा। और चूंकि जब आप कैराना की बात करने लगते हैं, जब आप 80 और 20 की बात करने लगते हैं, तो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आपके पास महंगाई और बेरोजगारी और जो मिसमैनेजमेंट है कोरोना के जमाने में, उसका जवाब नहीं है। इसीलिए आप तो अपनी मजबूत विकेट पे खेलेगी ना बीजेपी, अपनी कमजोर कड़ियों को थोड़ा उजागर करेगी। भारतीय जनता पार्टी जब अपने आप को नर्वस महसूस करती है तब वो जो है वो कैराना जैसे मुद्दों को उठाने की बात करती है। ये इनकी कमजोरी का प्रतीक है, ये इनकी मजबूती का प्रतीक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि इसके माध्यम से एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करके अपने वोटर को कम से कम ये भावनात्मक स्तर पर अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आपको याद होगा 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहां जो है वो कैराना का सवाल खड़ा किया या राम मंदिर का सवाल, यहां तक कि राम मंदिर का भी जिक्र उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा देश को देवालय नहीं शौचालय की जरूरत है 2014 के कैंपेन में। तब उन्होंने कहा था कि अब की बार महंगाई की मार, बलात्कार के सवाल खड़े किए, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल खड़ा किया, विकास की बात की। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी नर्वस होती है, जैसे जैसे बीजेपी को लगता है कि उसके मुद्दे नहीं, आप इसे बीजेपी की नर्वसनेस क्यों देखते हैं? आप इसे विपक्ष की नाकामी क्यों नहीं देखते कि तस्तरी पर मुद्दे सजे हुए हैं और वो उसकी ट्रैक्शन नहीं गेन कर पा रहे? यही बीजेपी होती है अगर विपक्ष में हल्ला काट देती है इन मुद्दों पर। नहीं संदीप, ये भी अपने आप में एक मिथ है। अगर आप 2009 का चुनाव देख लीजिए तो वहां बीजेपी ने कहां हल्ला काटा था, या 2009 के बाद अगर आप देखिए तो अन्ना का आंदोलन अगर नहीं होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती? क्योंकि मैं तो अच्छी तरीके से जानता हूं, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता 2009 की हार के बाद ये कहते थे अब तो 2014 में भी नहीं आ पाएंगे। तो ये कई तरीके के मिथ मेकिंग में उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि इस चुनाव को अगर कोई मुद्दा डिफाइन करेगा तो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा। महंगाई और बेरोजगारी आप कह रहे हैं मुद्दे होंगे, लेकिन कोशिश कैराना को मुद्दा बनाकर कानून व्यवस्था हिंदू मुसलमान करना, यह काठ की हांडी साबित हो सकती है क्या विष्णु? कि यह काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस ओर इशारा कर रहे हैं आशुतोष।
देखिए, अगर हम लोग बार बार जब 80-20 की या 80-20 की बात करते हैं तो बार बार हम बीजेपी की ही चर्चा करते हैं। और क्योंकि बीजेपी बहुत स्पष्ट रूप से है, वो परोक्ष रूप से कोई इस तरह का काम नहीं करती। और राम मंदिर का मुद्दा खुल करके खेलती है, वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो भव्यता का जो भी कार्यक्रम हुआ उसको खुल करके खेलती है। और दूसरी भी पार्टियां 80-20 का खेल करती हैं। बिल्कुल। आप समाजवादी पार्टी की लिस्ट देखिए, उसमें मुरादाबाद, पूरे मुरादाबाद जिले से किस प्रत्याशी, कौन से प्रत्याशी किस संवर्ग या वर्ग से आते हैं। आप रामपुर की पूरी लिस्ट देख लीजिए, आप मुजफ्फरनगर शामली की पूरी लिस्ट देख लीजिए, आप सहारनपुर की पूरी लिस्ट देख लीजिए, तो सब खेल खेलते हैं। और ये राजनीति का सत्य है। इसीलिए बहुत से लोग राजनीति से बहुत परहेज करते हैं और राजनीति से घृणा करते हैं, ये मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं। तो खेल सब खेल रहे हैं, सब 80-20 का खेल रहे हैं। अब देखिए, और जहां तक कांग्रेस की बात है तो उसको भी जो यूपी का जो राजनीति का सत्य है उसको देखना चाहिए, बजाय बहुत ज्यादा बड़े बड़े विषयों पे मैं बिन मांगी सलाह दे रहा हूं। अब उसको भी कहीं ना कहीं अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए कि उसके प्रदेश कांग्रेस महासचिव यूसुफ कुरैशी वो प्रत्याशी की सूची में नाम होने के बावजूद और वो पार्टी छोड़ देते हैं और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। उसकी पार्टी के जो रामपुर से जो या स्वार टांडा से जो हमजा मियां प्रत्याशी घोषित होते हैं, सूची में बाकायदे नाम होता है, प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे करके वो अपना दल ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये दरअसल ये हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, या इससे बेहतर ये हो कि हमें बहुत जो धरातल की बात है, जो यथार्थ की बात है, बिल्कुल जो अपने सत्य- गिरेबान में जो सबको सत्य दिख झांकना रहा होगा। है। दरअसल आप कह रहे हैं जी। समाज में सभी नंगे हैं। घनश्याम तिवारी ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हैं, 80-20 करने का, हिंदू मुसलमान करने का बीजेपी पर। आप भी तो वही खेल करते हैं, ये कह रहे हैं विष्णु त्रिपाठी। विष्णु जी की बात एक आलोचना हो सकती है, लेकिन हम बीजेपी पे आरोप, बीजेपी कोई व्यक्ति नहीं है। अगर आदित्यनाथ चुने हुए मुख्यमंत्री के रूप में 80-20 की बात करते हैं तो वो हेट स्पीच है। अगर गृह मंत्री कैराना जाकर के सिर्फ यही संदेश दे पाते हैं, जो घिसे पुटे पिटी बातें वो करते रहे हैं और रोजगार की बात नहीं करते हैं, जिस तरीके से किसानों का नुकसान हो रहा है, आवारा पशु से उसकी बात नहीं करते हैं, या विकास की कोई बात नहीं करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का खोखलापन है। नहीं तो आपका खोखलापन नहीं दिखता। जिस तरह के उम्मीदवारों की सूची आप जारी करते हैं, जिन पर आरोप थे, उन लोगों को आप टिकट फिर से देते हैं। अलग अलग इलाके में आप भी अपनी सुविधा अनुसार तुष्टीकरण करते हैं। तो अगर आप एक उंगली बीजेपी पर उठाते हैं, बाकी उंगलियां आपकी तरफ आती है ना। मैं पुनः कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा कि समाजवादी पार्टी हर दृष्टि से परफेक्ट चुनाव लड़ रही है, लेकिन हम जनता के मुद्दों को सामने रख करके, अगर आप अखिलेश यादव जी की प्रतिदिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो जनता के मुद्दों को सामने रखकर उन मुद्दों पर प्रतिदिन हेडलाइंस बना रहे हैं, ऐसे मिशन को रखकर जो भारतीय जनता पार्टी जिसका जवाब नहीं दे पा रही। चाहे वो 22 लाख युवाओं के रोजगार की बात हो या फिर वो 1 करोड़ गरीबों की पेंशन की बात हो। चुनाव सिर्फ एक बृहद पैमाने पर लड़ा जा रहा है। कहीं पर अगर किसी कैंडिडेट की आलोचना हो रही है, तो चुनाव मुद्दों पर लड़ा जा रहा है या इमोशंस पर लड़ा जा रहा है? मुद्दों पे भी लड़ा जाएगा और इमोशंस पे भी लड़ा जाएगा। अभी मैंने बहुत कुछ जो क्रैप टॉक होती है समाजवादी पार्टी की, उनके हर नेता और प्रवक्ता करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो पता नहीं किस हवा में रहती है। अभी आपने बताया कि रणबीर सुरजेवाला जी ने कहा कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, जो अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ मर्ज किया जा रहा है। और ये उन्होंने सुरजेवाला जी को ही नकार दिया, क्योंकि सुरजेवाला जी समझ गए थे कि राहुल गांधी जी ने भद पिटवा दी है। फिर से कांग्रेस पार्टी की डिफेंस के बारे में बात कर, बड़े से बड़ा डिफेंस का अधिकारी ने ये बोला कि नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा है अगर ये मर्ज हो जा रही है। तो ये तो इनकी समझ है कांग्रेस पार्टी की। राष्ट्रवादिता दूर दूर तक नहीं, पर आप ये भी नहीं भूल सकते, अमर जवान ज्योति 26 जनवरी 1972 को इंदिरा गांधी ने ही लगवाई थी, जब हमने तकसीम कर दिया था पाकिस्तान को, और जो हमारे शहीद हुए थे। तो मतलब परिप्रेक्ष्य में रखना चाहिए हमें हर बात को। उनके नाम के साथ अगर सब नाम इकट्ठे आ जाते हैं तो कोई बुराई है? जिन्होंने शहादतें दी हैं उनके नाम भी आ जाते हैं, उसके सामने वो ज्योति जलती है, तो उसमें कोई बुराई है? सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाने का काम हमने किया है। केवल और केवल 2-4 नाम उजागर करके कांग्रेस पार्टी ने यह दिखाने का प्रयास किया है सदैव कि हमने कुर्बानी करी। जवाहरलाल नेहरू जी ने आजादी दिलवा दी साहब,
शहादत दे दी राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने। खैर मैं इस मुद्दे पे नहीं पड़ती, मेरे लिए कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई मायने नहीं रखती है। उसमें आपके भी सवाल पूछे जाएंगे ना कि आजादी के आंदोलन में आपका कितना योगदान था, वो तो पूछा जाएगा फिर। वैसी मेहनत करे कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात यह है कि घनश्याम तिवारी जी अभी बहुत सारी बातें कर रहे थे। साहब देख लीजिए आपने कितने दिए थे रोजगार, कंपेयर करिए। हमने तो 4.5 लाख नौकरियां दे दी हैं। एमएसएमई में नंबर 1 पे हम आ गए हैं, उसमें रोजगार अलग है। 2 साल से कोरोना की मार झेल रहे हैं, 2 साल से। उसके बावजूद घर घर जो राशन पहुंचवा दिया है, आप लोग करवा सकते थे। दवाइयां फ्री, सबसे नंबर 1 है देश में हमारे वैक्सीनेशन को लेकर। जो ट्रिपल टी का फॉर्मूला है ना, बाकी के प्रदेश लोगों ने भी हमसे कॉपी किया हुआ है, परंतु आपको अपने प्रदेश की कोई अच्छाई दिखाई नहीं देगी। नहीं, गरीबी के मामले में तीसरे नंबर पर है एक धर्म विशेष के लिए उत्तर प्रदेश। 37.5% जनसंख्या अभी गरीबी रेखा से नीचे है, नीति आयोग का आंकड़ा ऊपर आ जाएगी साहब। 2 साल से कोरोना की मार झेल रहे, आपको पता है। अरे कोरोना तो पूरे देश में है ना। सुनिए संदीप जी, आप आंकड़ों के माहिर हैं, आप आंकड़ों के बिल्कुल बाजीगर है, तो आपको पता होगा लीड्स LEADS में 6 पोजीशन की उछाल मारी है उत्तर प्रदेश ने। चलिए, तो आप कह रही हैं मुद्दों पर लड़ाई होगी, इमोशंस भी होंगे, मुद्दे हावी होंगे या भावनाएं हावी होने वाली हैं, ये आने वाला वक्त गवाही देगा। नए अंदाज का चुनाव अभी 31 जनवरी तक जारी रहेगा, तो ये खेल दिलचस्प होता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।